हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ हेल्थ रिलेटेड करंट अफेयर्स। 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इनमें हम जनवरी तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि कब से? मई मंथ 2020 से लेके जनवरी 21 तक के जो करंट अफेयर्स है हेल्थ वाले, वो कंप्लीट हो जाएंगे इन 5 पार्ट में, जो कि 4 पार्ट हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। इसके बाद जो और टॉपिक्स के पार्ट्स आएंगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया या फिर इकोनॉमी, इस तरीके से जो पार्ट आएंगे उनमें भी जो जनवरी तक करंट अफेयर्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो इस पार्ट के बाद जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो सब जनवरी के बाद होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हेल्थ का। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो अगर हम इसको डिकोड करें इसके नाम से ही, तो ट्रॉपिकल डिजीज है और ये नेग्लेक्टेड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इस तरीके के डिजीज पाए जाते होंगे। और ये किस तरीके के डिजीज हैं? कि नेग्लेक्टेड डिजीज है। एक्चुअली ये कोई डिजीज नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज जो कि नेग्लेक्टेड है, यानी कि गवर्नमेंट का इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता इन डिजीज के को ठीक करने से लेके। तो इसलिए ये जो ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, और उसमें भी खास करके जो लो इनकम पॉपुलेशन है, जो मेनली अफ्रीका, एशिया और अमेरिका, अमेरिका में भी खास करके जो साउथ अमेरिका के ब्राज़ील या जो जिसको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, वो जो एरिया है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है, लो इनकम पॉपुलेशन, वहाँ पर इस तरीके की डिजीज ये देखने को मिलते हैं। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज, एक्चुअली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो इस वजह से इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये सब डिजीज हैं, किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, प्रोटोजोआ या किसी भी पैथोजन से रिलेटेड ये हो सकती है। 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया सेकेंड एनुअल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज 30 जनवरी को, और इंडिया में भी इस चीज को ऑब्जर्व किया गया बाई लाइटिंग अप कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार पर लाइट लगा के इंडिया में भी इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि हमें भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अगेंस्ट लड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं BBV, यानी कि भारत बायोटेक वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म भारत बायोटेक वैक्सीन 154 इसका नाम है। ठीक है, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, एक डायग्नोस्टिक कंपनी है ये, जो कि सिंगल डोज इंट्रानसाल वैक्सीन है ये कोविड 19 के लिए। सिंगल डोज यानी कि बस एक ही डोज इसका देना होगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रानसाल का मतलब ये हुआ कि नोज के थ्रू, जो नाक है उनके थ्रू इस वैक्सीन को दिया जाएगा। तो इस वैक्सीन की वजह से जो खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो बच जाएंगे। खास करके जो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं या सिरिंज इंजेक्शन वगैरह की यूज़ करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो बच जाएंगे। और ये सिंगल डोज है, इसका बार बार डोज भी नहीं देना है, तो इस वजह से क्या है कि एक बार में ही काम खत्म। नेक्स्ट अनेमिया। अनेमिया जो होता है मेनली ये एक लो हीमोग्लोबिन ये लेवल होने की वजह से होता है, या फिर आयरन की कमी जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में हो जाती है। तो मेनली जो इसके कॉज होते हैं, आयरन की कमी हो जाए, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी होने की वजह से एनीमिया होती है। सिम्टम्स की बात करें तो नॉर्मल सिम्टम्स जो फ्लूज वगैरह में भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइडनेस हो जाएगा, कोल्ड, डिजी या इरिटेबल या शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो मेनली एनीमिया जो होता है वीमेन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू मेन, क्योंकि वीमेन में आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम भी बहुत सारे जो ब्लड निकलने की वजह से यहाँ पर आयरन या जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स और विटामिन के यहाँ पर लॉस होता है, या फिर जो मिनिस्ट्रल साइकिल होती है उसके बाद भी इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। इस वजह से वीमेन में एनीमिया ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू मेन। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मोडियम ओवल। अब यहाँ पर दो तरीके की आपको प्लाज्मोडियम देखने को मिलेगी, एक है प्लाज्मोडियम ओवल और एक है प्लाज्मोडियम फैल्सिपिराम। ये दोनों जो है मलेरिया के टाइप्स हैं। अब कह लें दोनों मलेरिया के टाइप से इंडिया में जो सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस होते हैं वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम ओवल से होने वाले जो मलेरिया होते हैं इंडिया में ये काफी रेयर पाए जाते हैं। मेनली ये अफ्रीका में ये ज्यादा पाया जाता है। न्यूज में इसलिए इस वजह से रहा कि केरला के एक सोल्जर हैं, उनके अंदर प्लाज्मोडियम ओवल देखने को मिला, जिनकी पोस्टिंग थी सूडान में, अफ्रीका में, जो कि पीस कीपिंग फोर्स के अंडर में थे। तो उनमें इस तरीके का आपको प्लाज्मोडियम नोवल ये देखने को मिला, इस वजह से ये न्यूज में रहता है। तो ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम ओवल ये नेटिव है अफ्रीका का, इंडिया में बहुत रेयर केसेस इसके मिलते हैं। इंडिया में जो ज्यादा केसेस मिलते हैं मलेरिया के वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेराम वाले होते हैं। नेक्स्ट जेब्रा फिश जीन। जेब्रा फिश जैसे कि नाम ही एक फिश है, ये
ठीक है। तो ये टीनी छोटी सी फ्रेश वाटर फिश है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है। इंडिया की बात करें तो इट इज नेटिव टू साउथ एशिया इंडो गैंगेटिक प्लेन। यहाँ की हमारे इंडिया की नेटिव है जो कि इंडस और गैंगेटिक प्लेन में मिलती है और मोस्टली ये पैडी फील्ड्स में पाई जाती है। वाटर स्टेगनेंट भी हो सकता है या बहता हुआ फ्लोइंग स्ट्रीम भी हो सकता है, वहां पर ये मिलती है। इनका यूज किया जाएगा किस चीज में? हर्ट रीजनरेशन के लिए, क्योंकि जेब्राफिश जो होते हैं ये एक मॉडल ऑर्गेनिजम्स की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब ये छोटे होते हैं, अब छोटे तो वैसे भी होते हैं, लेकिन जब इनका बर्थ होता है उस समय इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर के ऑर्गन्स देखे जा सकते हैं, तो इसलिए इनका मॉडल ऑर्गेनिजम्स की तरह यूज हो सकता है और खास करके हार्ट डिजीज के रिकवरी में या ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज हो सकता है, जेब्राफिश जीन का। नेक्स्ट देखते हैं टिनिटस। ये एक्चुअली परसेप्शन है ऑफ नॉइज और रिंगिंग इन द ईयर, यानी कि कानों में ऐसा लगता है कि कुछ गूंज रहा है या कुछ बज रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, तो ये एक बीमारी है या बीमारी का सिम्टम कह सकते हैं जो कि ओल्ड एज से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो हो सकता है कि इस तरीके की चीजें देखने को मिल सके। तो फाइनली अगर इसका ट्रीटमेंट, वैसे इसका ट्रीटमेंट है, किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बाद में आपको जो हियरिंग लॉस है वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड ब्लड बैंकिंग। पहले ये समझते हैं कोल्ड ब्लड होता क्या है। आप ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो जो मदर है और जो बच्चा होता है, इन दोनों की बॉडी एक कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एक कॉर्ड, एक पाइप तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिससे इन दोनों की बॉडी जुड़ी रहती है, और यही मीडियम होता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीजें मदर की बॉडी से इस बेबी या फिर बच्चे में ये जाती है जब ये पेट में होता है। तो जब निकलता है तो ये कॉर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉर्ड, जो यहाँ पर ये नाम रखा गया है। और इसी कॉर्ड में जो पाए जाने वाले ब्लड होते हैं इसको हम कहते हैं कॉर्ड ब्लड। ठीक है, कॉर्ड एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको ओरिजिनली कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, शॉर्ट में इसको कॉर्ड ही भी सिर्फ कहते हैं। तो इसमें जो पाए जाने वाले ब्लड होते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्ड ब्लड या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। ठीक है, इस ब्लड में क्या होता है कि स्टेम सेल्स होते हैं। अभी स्टेम सेल्स क्या होते हैं आप यूं समझ लीजिए, एक आसान भाषा में स्टेम सेल्स जो होते हैं ये पेरेंट सेल्स होते हैं। पेरेंट्स यानी कि इन्हीं सेल से क्या होता है, बाकी दूसरे सेल्स बनते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स के निर्माण में मदद करते हैं बॉडी में, और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनके निर्माण में वो मदद करते हैं। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं एक तरीके से पेरेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाएगा कि इस कोड से, ठीक है, इस कोड से ब्लड को निकाला जाएगा, ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक, और उस ब्लड से इस स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और इसको प्रिजर्व किया जाएगा ताकि फ्यूचर में कभी मेडिकल यूज में इसकी जरूरत पड़े तो इसको इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोड ब्लड बैंकिंग। जिस तरीके से प्लाज्मा बैंक है जिसमें प्लाज्मा को इकट्ठा किया जाएगा, उसी तरीके से यहाँ है जहां पे कोड ब्लड और स्टेम सेल्स को इकट्ठा किया जाएगा इस कोड से। ओके, नेक्स्ट नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। ठीक है, नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, इसका यूज डेफिनेटली नाम ही है यहाँ पर पोलियो, तो पोलियो के लिए यूज होता है ये, और ये ओरल होता है यानी कि मुंह के थ्रू ये दिया जाता है। तो यहां पर यह भी देखने को मिला कि ये पहला ऐसा वैक्सीन था, यही नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, ये पहला ऐसा वैक्सीन था जिसको WHO ने अपने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में इसको शामिल किया है। अब ये देखिए कि इमरजेंसी यूज लिस्टिंग होती क्या है। अब नाम ही ऐसा है कि इमरजेंसी में यूज होने वाले जो वैक्सीन हैं या फिर जो मेडिसिन है, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस हैं, उनको इसमें लिस्ट किया जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में जरूरी नहीं है कि वही चीजें इसमें लिस्ट की जाए जो इनको लाइसेंस मिला हुआ है। इसमें उस ड्रग्स को भी, उस वैक्सीन को भी, उस डिवाइस को भी लिस्ट किया जा सकता है जिसके लिए यूज के लिए लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, और इनका यूज जो होता है वो इमरजेंसी में रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में किया जाता है। तो ये पहला ऐसा वैक्सीन है पोलियो का जिसको इस लिस्ट में शामिल किया है WHO ने। नेक्स्ट देखते हैं कोविरैप टेस्टिंग। कोविरैप टेस्टिंग जब कोविड यानी कि कोविड से रिलेटेड है, ये कोविड टेस्टिंग के लिए रिलेटेड है। तो यहां पर क्या होगा कि इसमें एक यूनिट है,
ये जो यूनिट होगा ये जुड़ा होगा आपके स्मार्टफोन से, और स्मार्टफोन में एक होगा ऐप, और इस ऐप के थ्रू क्या होगा कि इस यूनिट के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, बढ़ाना हो या फिर घटाना हो ये किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये पोर्टेबल है, कहीं भी आप यूनिट को ले जा सकते हैं। स्मार्टफोन से आपको ऑपरेट करना है तो ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान हो गया है। तो ये लो कॉस्ट का और काफ़ी इफिशियंट और काफ़ी इजी वे में ऑपरेट किया जा सकता है इसको। इट इज़ बेटर देन फेलुदा। फेलुदा क्या है, पिछले हम लोग पार्ट्स में, हेल्थ वाले पार्ट्स में ही फेलुदा के बारे में पढ़ चुके हैं। फेलुदा भी एक टेक्नोलॉजी या टेक्निक है जिससे कोविड टेस्ट होता है, जिसमें क्रिस्पर कैस9 का यूज किया जाता है। क्रिस्पर कैस9 एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसका यूज फेलुदा में किया जाता है। तो अब खुद सोचिए कि जिसमें यूज हम किसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड लैब की जरूरत होगी, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, उतना वो इजी हैंडलिंग नहीं होगा। तो उसके कंपैरिजन में जो कोविरैप टेस्टिंग है ये काफ़ी इजी हो जाती है। कोविरैप टेस्टिंग का यूज़ कोविड-19 डायग्नोस्टिक के अलावे इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियों के डायग्नोस्टिक में भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती है? आसान भाषा में एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो किसी बीमारी से लड़ने के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और ये प्रोटीन्स क्या होती हैं, उन बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन से वो लड़ती हैं। तो जब हम ऐसे एंटीबॉडीज यानी कि ऐसे प्रोटीन्स को जब हम बनाते हैं, यानी कि जब ये प्रोटीन्स मैनमेड हो जाते हैं, ठीक है, तब हम इनको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, तो फिलहाल इस तरीके का एंटीबॉडी बनाया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। किसके द्वारा? IAVI एंड स्क्रिप्स रिसर्च, जो एक डायग्नोस्टिक कंपनी है या फिर रिसर्च करने का भी काम करती है, तो इन्होंने मिलकर ये बनाया। तो किन्होंने मिलकर बनाया है? चूंकि ये बहुत सारी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज है तो इतना याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है। नेक्स्ट देखते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट जो होता है एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में जैसे हमने पढ़ा होगा कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है कि जो रिएक्शंस होते हैं उनके रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो एडजुवेंट होते हैं ये भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। वैक्सीन के साथ साथ इन एडजुवेंट को दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है वो रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट इंप्रूव्स द इम्यून सिस्टम ऑफ वैक्सीन। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है एडजुवेंट। नेक्स्ट देखते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू ब्लड वेसल्स बनाए जाते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स, यानी कि जो भी मौजूद वेसल्स हैं उन्हीं से ब्लड वेसल्स, नए ब्लड वेसल्स बनाए जाते हैं। मेनली इनका यूज क्या होता है? जो ऑन हीलिंग होती है, घाव भरना होता है, उसमें इसका यूज होता है, या फिर जो कोई टिश्यू लॉस हो या टिश्यू डैमेज हो उनकी रिकवरी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बनाना ग्रिट। बनाना ग्रिट ये निकलता है आपको रोडेंड्रन बनाना से। ये एक स्पेशल टाइप के या फिर एक पर्टिकुलर टाइप के बनानास होते हैं, केले होते हैं, जिनका प्रोडक्शन केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और वहां पर इस केले को जीआई टैग भी मिला हुआ है 2014 में। तो ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये याद रखना है कि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेंड्रान बनाना को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है क्या है? चेंगाजी कोंडान नेंड्रान बनाना। अब चूंकि काफी थोड़ा डिफिकल्ट नाम है तो पहले वाला ये वर्ड भूल जाइए, बस इतना भी याद रखिएगा कि नेंड्रान बनाना तो भी काम चलेगा। नेंड्रान आ गया तो यू विल रिमेंबर इट। ठीक है, तो मेनली इसका जो यूज होगा वो एक हेल्दी डाइट बनाने के लिए यूज होता है, और गट हेल्थ के इंप्रूव के लिए भी इसका यूज किया जाता है बनाना ग्रिट का, जो कि नेंड्रॉन बनाना से निकाला जाता है, जो कि थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इसका प्रोडक्शन होता है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लेशमानिया दोनोवानी। लेशमानिया दोनोवानी ये जो है ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, आते हैं ना जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर डिफरेंट पैथोजेंस, उसी तरीके से ये भी है। तो ये एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से क्या होता है? कालाजार। कालाजार को विसरल लेशमेनियासिस के नाम से भी जानते हैं। तो विसरल लेशमेनियासिस, काला आजार, ये होता है लेशमानिया दोनोवानी से, जो कि एक प्रोटोजोआ है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्प्लीन, लीवर डैमेज, बोन मैरो डैमेज, ये सारी इसके सिम्टम्स भी, मतलब इन चीज़ों की
ये डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट काला आजार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। काला आजार या फिर जिसको विस्केरल लेशमेनियासिस भी कहते हैं, जो प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है लेशमानिया दोनों वानी। ये होता है ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज इट्स लाइक मॉस्किटोज की तरह ही होते हैं, फीमेल सैंड फ्लाइज की वजह से होता है। ये भी कीवर्ड है, एक ध्यान रखना है आपको। इंडिया में एंडेमिक की बात करें तो इंडिया में इसके ज्यादा केसेस बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल वाला जो पैच है, यानी कि यू कैन से कि ईस्ट इंडिया वाला जो पैच है, वहां पर ये बीमारी ज्यादा आपको देखने को मिलती है, एंडेमिक है उन एरियाज में। और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जितने भी ग्लोबल केसेस होते हैं उनका 2/3 यानी कि करीब 6 या 67% सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं काला आजार के केसेस, पूरे वर्ल्ड केसेस के। नेक्स्ट जू इन्फेक्शन। अब जू का फुल फॉर्म भी है, जू का फुल फॉर्म है ज़ैंथोमोनास ओरजी या ओरिजाई, ठीक है। तो ये इसको जू इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए, काम चल जाएगा। वहां पर आपको एग्जाम में अगर दिखेगा ये पूरा वर्ड भी, अगर इसका फुल फॉर्म लिख के आ गया तो भी आपका XNOO, तो जी यहाँ से जू इन्फेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता है एक लीफ ब्लाइट डिजीज इन राइस। जैसे ये राइस का एक पौधा है, ठीक है, उसके ये प्लांट्स है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये इस तरीके के ये जो पैचेस, व्हाइट पैचेस या ब्राउन पैचेस ये जो बने हुए हैं, यही जिसको हम कहते हैं लीफ ब्लाइट कहा जाता है इसको। तो राइस में होते हैं ये, वैसे लीफ ब्लाइट और भी चीज़ों में होते हैं, लेकिन ये जो राइस में लीफ ब्लाइट होते हैं वो जू इन्फेक्शन होते हैं, जो कि इस जू बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट ट्यूबेरियल सेलिवरी ग्लैंड्स। ये एक नया ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी में इसकी खोज की गई है, ठीक है। ये मिलता है आपको अपर पार्ट ऑफ थ्रोट, ठीक है। थ्रोट, आपका जो थ्रोट है उसके अपर पार्ट में मिलता है, और ऐसा प्रोबेबली कहा गया है कि इसका जो काम है सलेवरी ग्लैंड का, जो ये नया ग्लैंड खोजा गया है, इसका मेनली काम है कि जो अपर थ्रोट है उसको लुब्रिकेट या मॉइस्चर करना, यानी कि उस एरिया में मॉइस्चर बना रहे, ठीक है, वो वेट रहे, इसका काम है इस चीज को बनाए रखना, ठीक है। इसके डायमेंशंस की बात करें 1.5 इंच और 3.9 सेंटीमीटर लेंथ ऑन एन एवरेज ये आपको मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, नया ऑर्गन है जो भी ह्यूमन बॉडी में ये खोजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेवियर सिबलिंग कॉन्सेप्ट। सिबलिंग का मतलब जैसे भाई बहन हो तो उनको सिबलिंग कहा जाता है, तो सेवियर का मतलब बचाने वाला सिबलिंग। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बनाया जाता है अपने से बड़े, चाहे भाई हो या बहन हो या सिबलिंग, वही कहें ज्यादा अच्छा है, सिबलिंग इन वन वर्ड। तो उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कोई बीमारी है, शायद हो सकता है उसके लिए जीन एडिटिंग काम में आए, या फिर डोनर उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आए, बोन मैरो या सेल्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो ट्रांसप्लांटेशन का यहाँ पे काम करना है, मतलब चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेवियर सिबलिंग कॉन्सेप्ट आता है। सेवियर सिबलिंग बेबीज होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने ओल्डर सिबलिंग, यानी कि जो उनसे बड़े हैं, उनके लिए डोनर का काम करते हैं, डोनर ऑफ ऑर्गन, बेबी मे बी बोन मैरो और सेल्स और व्हाटएवर, ठीक है, जहां जिनको जरूरत पड़ेगी तो ये उसको देते हैं। तो ऐसे बेबीज को हम कहते हैं सेवियर सिबलिंग, जो अपने से बड़े भाई या बहन को बचाने का काम करते हैं, उनके ऐसी बीमारी जो ट्रीट नहीं हो सकती जल्दी, तो उनको ये काम करते हैं। यहाँ पर जीन एडिटिंग भी काम आती है। अब क्या होता है, जैसे जो सेवियर सिबलिंग्स होते हैं इनमें कुछ जीन एडिटिंग की करके हो सकता है कुछ ऐसे ट्रेट्स जनरेट किए जाए जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट नैनोमिसेल्स। नैनोमिसेल्स इस ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोब जैसा होता है पृथ्वी, ओके, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर विद हाइड्रोफिलिक आउटर सेल एंड हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। इट्स लाइक ग्लोब, इस तरीके से कुछ होगा। इसका जो आउटर सेल होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो वाटर के साथ अट्रैक्ट होती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो आउटर सेल क्या करेगा कि वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और वही इनर इंटीरियर जो है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये क्या करेगा, वाटर को रिपल्स करेगा, यानी कि वाटर इसको पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये वाटर से दूर जाएगा। तो ये इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। ये क्या करता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डिलीवरी में काफी मदद करता है, क्योंकि अगर इस सेल्स में बाहर से अगर कोई ड्रग जा रहा है तो ये क्या करेगा, वाटर के थ्रू जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, अंदर में जा सकता है, और अंदर में अगर चला गया तो इसका ट्रांसमिशन सही से हो सकता है। भले
अब इसको इस चीज की जरूरत ना हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, लो टॉक्सिसिटी है, एंड मिनिमाइज ड्रग डिग्रेडेशन, एंड परमिएट टिश्यूज की एबिलिटी होती है, टिश्यूज को सही कर सकता है ये, और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। इसका नाम है नैनोमिसाइल्स। नेक्स्ट देखते हैं सैंड्रेला येलो वेन क्लीनिंग वायरस। सैंड्रेला एक पौधा है या प्लांट, ठीक है, सैंड्रेला नोडिफ्लोरा, जिससे ये वायरस निकाला जाता है। ठीक है, और ये वायरस या उस पर पाए भी जाते हैं। ये वायरस जो होते हैं मेनली प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये भी देखा गया कि इस प्लांट के अलावे टोबैको या टोमेटो प्लांट्स को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। ये न्यू वायरस है जिनको अभी खोजा गया है। किस प्लांट से? सेंड्रेला नोडिफ्लोरा प्लांट से इनको खोजा गया, तो ये वायरस है। एंटीसेरा। अब देखिए सेरा क्या होता है, जैसे सेरा सीरम आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, उसी तरीके से सीरम का फुल फॉर्म जो होता है सेरा, सॉरी सीरम का प्लूरल जो होता है वो सेरा होता है। तो ये एंटीसेरा है। तो ये क्या करते हैं, ये कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक वायरल टॉक्सिन और एंटीजन। ठीक, तो किसी स्पेसिफिक बीमारी को या किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट इन एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है, जिसको हम एंटीसेरा या एंटीसीरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा थेरेपी की तरह ही होता है, लेकिन उससे ये कहीं ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चेपायरो वायरस। चेपायरो जैसे हमने पढ़ा था निप्पा वायरस का, तो निप्पा वायरस एक गांव में खोजा गया मलेशिया के, तो मलेशिया के गांव में खोजा गया, तो उसका गांव का नाम था निप्पा, तो उसी के नाम पे उसका रख दिया गया नाम निप्पा वायरस। उसी तरीके से चपारे वायरस है। चपारे एक रूरल प्रोविंस है, ये आपको सेंट्रल बोलिविया में भी आपको मिलेगा, तो वहां पर ये वायरस मिला तो इसका नाम ही रख दिया गया चपारे वायरस। ठीक है, जहां पर ये फर्स्ट टाइम पे मिला हुआ है। ये इबोला वायरस की तरह ही होता है, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, एरिना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है इबोला वायरस, तो ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस मिलेगा आपको। ठीक है, ये जो जनरली कैरिड आउट रैट्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू रोडेंट्स, जो इन्फेक्टेड रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स में जो रैट्स तरह के ही ये एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो भी आपको ये हो सकता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि कहां पर मिला और ये किस फैमिली का है, तो एरिना वायरस फैमिली का है, जो कि इबोला वायरस की तरह ही है, और इबोला वायरस भी उसी फैमिली का है। तो ये सारी चीजें, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोलनुपिराविर और MK4482/EID2801। अब ये नंबर याद नहीं करना है, बस याद करना है नाम इसका मोलनुपिराविर। तो मोलनुपिराविर जो है ये एक एंटीवायरल ड्रग है। किस लिए? ये क्या करेगा, SARS-CoV-2 ट्रांसमिटर यानी कोविड-19 का वायरस है ये SARS-CoV-2, इसके ट्रांसमिशन को रोक लेता है ये, और इतना ये इफेक्टिव है कि 24 आवर्स में इसके ट्रांसमिशन को ये रोक सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ओरल ड्रग है, यानी कि मुंह के थ्रू ये दिया जाता है। इट इज नॉट इंजेक्टेड इन बॉडी बाय इंजेक्शन और सिरिंज। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आरएनए का जो वायरस का आरएनए रेप्लिकेट होता रहता है, बदलता रहता है कॉपी उसकी, उसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसका नाम है मोलनुपिराविर। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनोक्लोरिन्स। ऑर्गेनोक्लोरिन्स इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड कंपाउंड्स जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से बिलोंग करते हैं। अपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वैसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तभी इनका नाम है परसिस्टेंट। ठीक है, लंबे समय तक ये इन्वायरमेंट में रहते हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी बनते हैं। तो इन्हीं कैटेगरी में, इन्हीं ग्रुप में एक पाया जाता है ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड कंपाउंड्स, जिसको हम ऑर्गेनोक्लोरिन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ECE2 इंजाइम। ठीक है, अब ये इंजाइम जो होता है ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। अब ये इंजाइम होता क्या है, आपने जब कोविड के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोविड क्या करता है कि ये ACE2 इस इंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है। ये एक इम्यून सिस्टम प्रोटीन है जो कि बीमारी से लड़ने का काम करता है। अब ये महिलाओं को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है मेल के कंपैरिजन में। क्यों? इसका कारण ये समझते हैं। अब ये जो एंजाइम होता है वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर 2 कॉपीज एक्स क्रोमोसोम की, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो ACE2 एंजाइम होगा वो डबल बनेगा, और वहीं मेल में क्या होता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर एक ही एंजाइम बनेगा।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितना एंजाइम मेल में बनता है उससे डबल एंजाइम ये वीमेन में बनता है, तो इसलिए वीमेन को कोविड-19 से ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि जो सीवियर केसेस थे, जिन सीवियर केसेस में डेथ हो रही थी, उन डेथ में देखेंगे कि मेल का जो प्रोपोर्शन था वो वीमेन के कंपैरिजन में ज्यादा था। ठीक है, तो उसका एक रीजन ये भी था कि ECE2 एंजाइम जो होती है वो वीमेन को ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक फंगस या फिर जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, तो फंगस जैसा कि इसमें नाम ही लिखा हुआ है, दिस इज फंगल इन्फेक्शन। सिम्टम्स की बात करें, फेस नंबनेस, वन साइड नोज ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरफ से नाक बंद हो जाएगी, स्वेलिंग इन आईज और चीक्स, ठीक है, एंड ब्लैक ड्राई क्रस्ट इन द नोज, ये भी चीजें आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं जेजुनी, जिसको सी जेजुनी के नाम से भी जानते हैं, पूरा नाम है कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, जिसको पॉपुलरली सी जेजुनी के नाम से जाना जाता है। तो कैंपिलोबैक्टर, बैक्टर से नाम याद आएगा, दिस इज लाइक बैक्टीरिया, तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया, इससे ये होता है, बीमारी का नाम है कैंपिलोबैक्टीरियोसिस, ठीक है, या फिर कैंपिलोबैक्टर जेजुनी। सिम्टम्स की बात करें, डायरिया, डिसेंट्री सिंड्रोम, मोस्टली क्रैम्प्स, फीवर, पेन, यानी कि फ्लू टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्कैब डिजीज। स्कैब डिजीज ये होता है एक फंगस से, ठीक है, उस फंगस का नाम है वेंतूरिया इनेक्वालिस, और ये मेनली पाया जाता है रोज फैमिली में, यानी कि जो गुलाब के फूल वाली फैमिली होती है, वैराइटीज होती है, ये उनमें पाया जाता है, यानी कि ये डिजीज जो होता है ये प्लांट्स में होता है। न्यूज में इसी वजह से रहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ जो सेब के गार्डन्स थे, एप्पल गार्डन्स, वहां पर वो इससे अफेक्टेड मिले, इस वजह से ये न्यूज में रहा। स्कैब डिजीज वायरस, आप फंगस का नाम याद रखिएगा, वेंतुरा इनेक्वालिस, और दूसरा चीज याद रखिएगा कि ये प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, तो ये दो तीन चीज इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट सिगेला इन्फेक्शन या फिर सेगोलोसिस, ये क्या है, ये है एक बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका नाम है सिगेला, तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको सिगेला इन्फेक्शन या फिर सेगोलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या होता है, डायरिया होता है, ठीक है, तो आपको इन्फ्लेमेशन टाइप की चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है, जलन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स ये हो सकता है, तो ये अलग चीजें हैं, बस याद रखना है, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है आपको, बीमारी का नाम याद रखना है, और इससे डायरिया होता है आपको याद रखना है। लास्ट टॉपिक देखते हैं, VUI 2020-1/01, ये क्या है, कोविड-19 का एक स्ट्रेन है जो कि यूनाइटेड किंगडम में मिला हुआ है, एंड दिस इज द फर्स्ट वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो कोविड-19 का एक जो पहला स्ट्रेन था जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ, उसके अलावे जो दूसरा वेरिएंट देखने को मिला, अब एक्चुअली जो ओरिजिनल था उसको हम तो वेरिएंट कहेंगे नहीं, दिस इज द पेरेंट वायरस, ठीक है, लेकिन अब ये जो म्यूटेट होगा उसके बाद जो अलग अलग स्ट्रेन आएंगे वो वेरिएंट कहलाएंगे। तो इसका जो पहला वेरिएंट है उसका नाम है VUI, एंड दिस इज सम डिजिट नंबर्स, तो ये पहला है स्ट्रेन जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कहां पर, डिस्कवर किया गया यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्थ का 5th पार्ट खत्म, और हेल्थ टॉपिक का मई 2020 से लेके जनवरी 21 तक के करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।